नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने CAA के बारे में बात की और इस वीडियो में हम NRC के ऊपर बात करेंगे। पिछले कुछ सालों से दुनिया में एक इम्पोर्टेंट इशू चल रहा है और वो है इलीगल इमिग्रेशन का। अमेरिका, UK जैसे बड़े देशों में आज हमें ये देखने को मिल रहा है। US ने भी मेक्सिको के इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए बॉर्डर पे वॉल बनाने की बात की थी। मास इलीगल इमिग्रेशन ये वन ऑफ द रीज़न है जिसकी वजह से UK ने यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने का फैसला लिया। भारत ने भी इसके लिए कदम उठाया है। NRC का मतलब है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न। इसमें आपके देश में रहने वाले हर एक नागरिक का रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें आपको पता चलता है कि हर नागरिक कहाँ रहता है, कितने साल से रहता है, और इससे आपको ये समझने में मदद मिलती है कि कौन बाहर से आया है। इलीगल इमिग्रेशन के वजह से हमारे जो रिसोर्सेस है, जॉब्स है, उसके ऊपर दबाव आता है। और अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट कानून का उल्लंघन करता है तो सरकार के पास उसका कोई डेटा नहीं होता। उसकी वजह से आप उस आरोपी को ढूंढ नहीं पाते। इसलिए NRC इम्पॉर्टेंट है। NRC कोई नई बात नहीं है। भारत ने ये कदम सबसे पहले 1951 में उठाया था। अब हम आपको बताएंगे कि भारत में NRC की ज़रूरत क्यों है। भारत में इलीगल इमिग्रेशन के जो आंकड़े हैं वो हम आपको बताते हैं। 1901 में यानी कि 20वीं सदी के पहले साल में भारत में सेंसस हुआ, यानी कि जनगणना। उसमें पता चला कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों एक ही देश थे, इंडिया। उस वक्त तीनों देशों का मिलाकर पॉपुलेशन था 29 करोड़। हम बात कर रहे हैं 1901 की। तीनों देशों का पॉपुलेशन था 29 करोड़ और सिर्फ नॉर्थ इंडिया का जो पॉपुलेशन था वो था 44 लाख्स, यानी कि 7 सिस्टर्स का एरिया। लेकिन 2011 में जो लेटेस्ट सेंसस हुआ उसमें पता चला कि अगर हम इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों को एक ही देश मानते हैं तो 2011 में पॉपुलेशन होता है 156 करोड़ और सिर्फ इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है उसका पॉपुलेशन होता है 4.5 करोड़। इसका मतलब ये है कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों देश मिलाकर 110 सालों में जो पॉपुलेशन है वो 5 गुना बढ़ा है। और जो सिर्फ इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर 10 गुना बढ़ा है। इसका मतलब साफ है कि बहुत सारे लोग बांग्लादेश से नॉर्थ ईस्ट में आ रहे हैं। अब हम आपको एक कहानी बताते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1947 से। जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए तब पाकिस्तान के भी 2 हिस्से बने, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान मतलब आज का बांग्लादेश। 1947 में पार्टीशन के बाद मेजर माइग्रेशन हुआ जिसमें मेजॉरिटी हिंदू रिलीजन के लोग ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया में आ गए। 1950 में ईस्ट पाकिस्तान में बहुत बड़े कम्युनल राइट्स हुए। उसके बाद हिंदू लोग और अदर माइनॉरिटीज़ के लोग परसिक्यूशन के कारण भारत में आ गए। तब जाकर भारत सरकार के द्वारा 1951 में अंडर 1946 फॉरेनर्स एक्ट पहला NRC बनाया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1951 के बाद उसे कभी अपडेट नहीं किया गया। 1971 में इंडिया और वेस्ट पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ जिसकी वजह से बांग्लादेश आज़ाद हुआ। भारत एक डेवलपिंग नेशन था, इसलिए आज़ादी के बाद भी बांग्लादेश से लोग भारत में आने लगे। लेकिन जब आज़ादी के बाद भी लोग आ रहे तब आसाम में रहने वाले जो भारतीय हैं और जो इमिग्रेंट्स हैं उनके बीच तनाव बढ़ता गया। एट लास्ट भारत सरकार ने 1985 में आसाम एकॉर्ड लाया। इस आसाम एकॉर्ड नाम के समझौते में आसामी लोग को इंश्योर किया गया था कि हम आपको आपके सारे राइट्स देंगे और जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उसके ऊपर एक्शन लेंगे। और आसाम एकॉर्ड में ये भी कहा गया था कि जो लोग माइग्रेंट्स 1961 तक भारत में आए हैं उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी और जो 1961 और 71 के बीच आए हैं उन्हें भी नागरिकता मिलेगी, लेकिन उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। 1971 के बाद जो भारत में आएगा उसे नागरिकता नहीं मिलेगी क्योंकि तभी बांग्लादेश आज़ाद हो चुका था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस आसाम एकॉर्ड का भी आगे कुछ नहीं हुआ। 2005 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने
तब आसामी लोगों द्वारा एनआरसी कराने की मांग फिर से शुरू की गई। लेकिन एनआरसी का जो डेटा था वो लास्ट टाइम 1951 में बनाया गया था। उसके बाद उसमें कोई अपडेट नहीं किया गया। इसलिए उस टाइम की जो सरकार थी उन्होंने डिसाइड किया कि इसे अपडेट किया जाना चाहिए। लेकिन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में सेम सरकार होने के बावजूद भी ये प्लान एग्जीक्यूट नहीं किया गया। आसामी लोग का जो प्रोटेस्ट है, जो सीएए के अगेंस्ट है, वो हमें जानना ज़रूरी है। आसामी लोगों का कहना है कि अगर इतने सारे तादाद में लोगों को नागरिकता मिल गई तो उनका खुद का कल्चर चेंज हो जाएगा और आसाम की पूरी डेमोग्राफी बदल जाएगी। इसलिए आसामी लोग चाहते हैं कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, किसी को भी भारत नागरिकता ना दे। फाइनली आसाम में सिचुएशन ऐसे होने लगी कि उन्हें डर लगने लगा कि जो सच्चे भारतीय है वो कहीं माइनॉरिटी में ना चले जाए और जो इमिग्रेंट्स है वो कहीं मेजॉरिटी में ना चले जाए। तभी आसामी लोगों के सब्र का बांध टूट गया और 2012 में बोडो टेरिटरी के अंदर इमिग्रेंट्स के साथ बहुत बड़ी दंगल हो गई और उसमें 70 लोग मारे गए। तभी ये केस सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुंचा और कोर्ट ने गवर्नमेंट को सिर्फ आसाम में ही एनआरसी कराने का ऑर्डर दिया। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के बाद एनआरसी अपडेट करने का जो प्रोसीजर है वो शुरू हो गया। अब 1985 के आसाम अकॉर्ड में कहा गया था कि 1971 तक जो भारत में आए हैं सिर्फ उन्हें ही सिटीजनशिप मिलेगी, इसलिए यहाँ भी डेडलाइन 1971 ही रखी गई है। तो एनआरसी अपडेट करने के लिए लोगों को ये प्रूव करना था कि वो खुद या उनके कोई भी पूर्वज 1971 के पहले से भारत में रहते आ रहे हैं। रेफरेंस के लिए सरकार के पास 1951 का एनआरसी लिस्ट भी था और 1971 का इलेक्शन वोटर लिस्ट भी था, जिनके साथ लोगों के नाम मैच किए जा सकते थे। यदि कोई नागरिक इस लिस्ट में अपना खुद का नाम देखना चाहता है तो वो नागरिक लिस्ट ए के जो डॉक्यूमेंट्स है उसने वो सबमिट करने पड़ेंगे। यदि कोई दावा करता है कि उसके पूर्वज जो है, जो आसाम में 1971 के पहले से रहते आए हैं, तो उन्हें लिस्ट बी के अंडर जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करने पड़ेंगे। जब फाइनल लिस्ट आएगी और कुछ लोगों के नाम अगर उसमें ना हो तो वो फॉरेन ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। फॉरेन ट्रिब्यूनल के पास उनको 120 डेज़ के अंदर, यानी कि 120 दिन के अंदर अपील करनी पड़ेगी। यदि फॉरेन ट्रिब्यूनल भी आपको विदेशी घोषित करता है तो सरकार ने उन लोगों के लिए कोर्ट में जाने का भी जो रास्ता है वो खुला रखा है। और यदि कोर्ट ने भी बाद में आपको विदेशी घोषित किया तो फिर ऐसे लोगों को विदेशी या फिर इल्लीगल इमिग्रेंट्स मानकर डिटेंशन में रखा जा सकता है। तो दोस्तों, लगभग 3.5 करोड़ लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट करके रजिस्टर किया। जब फाइनल एनआरसी का लिस्ट आया जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, उसके हिसाब से 19 लाख लोगों के नाम इसमें नहीं थे। यानी कि 19 लाख लोग ये साबित नहीं कर पाए कि वो खुद या उनकी कोई भी फैमिली, कोई भी पूर्वज 1971 के पहले से भारत में रहते थे। बाकी लोगों के नाम इसमें आ गए और जुलाई 2019 तक लगभग 1,17,000 लोगों को भारत सरकार ने विदेशी घोषित कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब सरकार ने कहा कि ये जो एनआरसी की प्रक्रिया है वो पूरे देश भर में लागू की जाएगी। अब हम देखेंगे कि ये प्रॉब्लम्स क्या है। तो दोस्तों, नेशन वाइज एनआरसी में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट यह है कि ये मुसलमानों को टारगेट करता है। आपके सामने स्क्रीन पर ये वो लोग हैं जो इंडिया के जेन्युइन सिटीज़न हैं। यहाँ पर जो ब्लू डॉट है वो इंडियन मुस्लिम सिटीज़न है और जो ग्रे डॉट है वो अदर देन मुस्लिम्स है। हम ऐसे इमेजिन करते हैं कि दोनों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर हम कहें कि पूरे देश भर में एनआरसी लागू हो गया तो सारे लोग जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे वो इमिग्रेंट्स हो जाएंगे। अब भारत में ऑलरेडी सीएए जो है वो इम्पोज हो चुका है, उसके आधार पर इमिग्रेंट्स को सिटीजनशिप दी जाएगी। तो मुस्लिम छोड़ के सारे इमिग्रेंट्स को सिटीजनशिप मिल जाएगी और उन्हें कोई प्रूफ भी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुस्लिम इमिग्रेंट को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी क्योंकि उन्हें सीएए में इंक्लूड नहीं किया गया था। तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब होने की वजह से अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवा सके, लेकिन वो जेन्युइनली इंडियन है। तो सरकार के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो इंडियन मुस्लिम जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और जो इमिग्रेंट मुस्लिम
जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उनमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे और कैसे पता चलेगा कि भारतीय कौन है और इमिग्रेंट कौन है? आर्ग्यूमेंट नंबर 2, इस प्रॉब्लम की वजह से क्या हम ये कह सकते हैं कि आसाम का जो एनआरसी था वो एक फेलियर था? क्योंकि इसमें 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए थे। इसमें एक इंडियन आर्मी की फैमिली का भी नाम नहीं आया था जो 1971 के वॉर में शामिल थे। भारत के एक पूर्व राष्ट्रपति की फैमिली का भी नाम इसमें नहीं आया है। अगर एक फैमिली में 5 लोग हैं तो 4 जन के नाम लिस्ट में आए हैं और 1 जन का नाम लिस्ट में नहीं आया है। और ऐसे कई लोग हो सकते हैं जो फेमस नहीं होने की वजह से हमें उनके बारे में ना पता हो। तो इसके ऊपर काउंटर आर्ग्यूमेंट यह है कि सरकार को डॉक्यूमेंट लिस्ट में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अभी वो डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे ये फ़िलहाल फाइनल नहीं किया है, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो कुछ ऐसे हो जो लोगों को ढूंढने में दिक्कत ना हो, और जो इंडियन जेन्युइन सिटीज़न है अगर उसके पास वो डॉक्यूमेंट्स ना हो तो उसे वो डॉक्यूमेंट्स बनवाने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आर्ग्यूमेंट नंबर 3, खर्चा। सरकार ने जब आसाम में एनआरसी किया था तो लगभग 1200 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था और 55,000 सरकारी अधिकारी इसमें शामिल थे। अब जबकि ये बात पूरे देश में एनआरसी करवाने की है तो एक खर्चा 1 लाख करोड़ तक जा सकता है। तो हमें ये सोचना है कि क्या सरकार को इतना खर्चा करना चाहिए? तो इसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। शुरुआत में हमें एक बार इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हमें सिर्फ लिस्ट को अपडेट करना है, उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होगा और ये देश की सिक्योरिटी का सवाल है। आर्ग्यूमेंट नंबर 4, करप्शन। हमारे देश में पैसे देकर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हम बनवा सकते हैं। तो इल्लीगल इमिग्रेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने पैसे खिलाकर डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए हैं। अगर उनका नाम एनआरसी के लिस्ट में आ गया तो पूरा एनआरसी जो प्रोसीजर है वो फेल हो जाएगा और एनआरसी करके कुछ मतलब नहीं बनेगा। इसके लिए सरकार को इसके ऊपर भी सोचना पड़ेगा। ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा जिनके पास फेक डॉक्यूमेंट्स है। अगला आर्ग्यूमेंट है वोट बैंक पॉलिटिक्स। वोट बैंक पॉलिटिक्स, इसका मतलब ये है कि एक एरिया में अगर इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे हैं और वहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियन हैं उन्होंने वोट बैंक के लिए अगर उन इमिग्रेंट्स को फेक डॉक्यूमेंट्स बना के दिए हैं तो ऐसे लोगों को भी हमें ढूंढना पड़ेगा और सरकार को इसके खिलाफ भी एक्शन लेना पड़ेगा। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक सरकार ने नेशन वाइज एनआरसी के ऊपर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। हम मानते हैं कि आज भारत में एनआरसी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम ये आशा करते हैं कि सरकार सोच समझ के इसमें जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करेगी। अभी आपके सामने एक तराजू है जिसकी एक साइड झुकी हुई है, वो हमारे इंडियन सिटीज़न है। इल्लीगल इमिग्रेंट्स को बाहर निकालना सही है, लेकिन सरकार को इस बात में ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होगी कि कोई भी इंडियन देश के बाहर ना जाए। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कोई भी इंडियन देश के बाहर ना जाए और कोई भी इमिग्रेंट देश के अंदर ना रह पाए। तो दोस्तों, ये था एनआरसी के ऊपर बनाया गया हमारा वीडियो। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो देख के आपका नॉलेज थोड़ा बढ़ गया होगा। और हम फिर से एक बार आपको कहना चाहेंगे कि एनआरसी अभी तक सिर्फ आसाम में ही हुआ है। देश भर में एनआरसी करने में अभी तक कोई सरकार का फैसला नहीं हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।